What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. ये देखिए कोट कितनी शानदार है। आप में से एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट की थी है, डोंट लूज योर ग्रिप ऑन द ड्रीम्स ऑफ द पास्ट, यू मस्ट फाइट जस्ट टू कीप देम अलाइव। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मान लीजिए आपने आज किसी चैप्टर को पढ़ा, तो क्या होता है 24 आर के अंदर क्या होता है, हमारी मेमोरी चीजों को भूलना स्टार्ट कर देती है काफी हद तक। अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे 24 आर के अंदर, तो लगभग 70 से 80% जो चीजें हैं आप लोग भूल जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है एक साइकिल होती है किसी भी चीज को रिवीजन करने की। तो जो साइकिल होती है कि कोई भी अगर चीज आपने पढ़ी है, आज कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी डेटा पढ़ा है, तो 24 के आर के अंदर अंदर उसे रिवीजन करो। फिर उसका रिवीजन क्या होना चाहिए, 3 दिन के अंदर होना चाहिए, फिर 7 दिन के अंदर होना चाहिए, फिर 14 दिन के अंदर होना चाहिए, और इस तरीके से 28 या 30 दिन के अंदर। तो अगर आप इस साइकिल को फॉलो करके चल रहे हैं, तो आपका जो कोई भी आपने डेटा याद करना था या कोई भी चैप्टर पढ़ना था, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जब आप इसको एग्जाम के जस्ट पहले एक बार उठाकर देखोगे तो आप इसे आराम से याद रख पाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक गोल होता है जो आप लोगों ने डिसाइड किया स्टार्टिंग में। जिस दिन आप बैठते हैं कि आज मैं गोल सेट कर रहा हूं यार अपना, और आगे फ्यूचर में मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये टाइम टेबल है, कंप्लीट है, पूरा प्रोग्राम आप तैयार करते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जाता है, आप लोग क्या करते हैं, उसको भूलते जाते हैं, वो धुंधला पड़ता चला जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना गोल भी इसी तरीके से रिवाइज करना है जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को रिवाइज करते हैं। और इसको रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक बार जब आप सोते हैं तो सोने से पहले जस्ट 2 मिनट रिकॉल करें कि आपने क्या गोल सेट किया है और क्या लाइफ में करना है। अगर आप उस चीज को सोच के सोएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बहुत ही पावरफुल माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। मैक्सिमम बॉडी के पार्ट्स को वही कंट्रोल करता है, क्योंकि जैसे आप सो जाते हैं तो सोने के बाद में आप लोगों को पता नहीं रहता है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, पर लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है उसको कंप्लीट कवर कर कर चलता है। तो इसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टास्क देकर सोइए कि मुझे गोल क्या अचीव करना है, तो वो अपना काम अपने आप करता रहेगा। और एक मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो तब आपको उस चीज का ध्यान रखना है, उठते ही आप लोग को बोलना है अपने आप को कि आपको क्या करना है और आपका गोल क्या है। 2 टाइम अगर आप रिकॉल करेंगे आपका गोल, तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी अपने गोल के लिए और अपना गोल आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो गोल का भी रिवीजन करना है जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई को रिवाइज करते हैं अपनी। ओके, तो आज 24 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये यहाँ पर स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है इन सब एग्जामों के लिए। और स्पेशली मैं बात करूंगा यूपीएससी के लिए, तो डॉक्टर गौरव सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा और भूमिका मैम के द्वारा ये कोर्स तैयार किया गया है। इनसे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर वेबसाइट भी है जिस पर आप डायरेक्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे ओस्ट्रिसिज्म, आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है। ओस्ट्रिसिज्म, इसका मतलब होता है समाज से निकाला दे देना। जिस तरीके से कहते हैं कि इसको समाज से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया, इसको आज के बाद में समाज में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसी तरीके की जो एक्टिविटी होती है मैक्सिमम एरिया में, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन की बहुत ज्यादा हद बढ़ जाती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है कि जो ओस्टिसिज्म होता है सोसाइटी में, उसको किस तरीके से रोका जाए। तो उसके ऊपर आर्टिकल है। तो यहाँ पे कई सारी बात की गई है, आप लोगों ने नॉर्मली पंचायत वगैरह में देखा होगा, खासकर ये जो देखने को मिलता है जहाँ पे पंचायत की बहुत ज्यादा खाप पंचायत टाइप के आप लोगों ने कई बार वर्ड भी सुने होंगे। ये क्या होता है, मैक्सिमम कई बार समाज से निकाला दे दिया जाता है कई इंसानों को, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है यहाँ पर कई अलग अलग रीजन की वजह से। कास्ट के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, और बिना किसी बात के भी यहाँ पर अगर नॉर्मली क्या होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा खाप पंचायत में जिस तरीके के डिसीजन आते हैं कि लड़कियां जीन्स वगैरह नहीं पहन सकती है, फोन वगैरह नहीं रखेंगी, तो कई बार इस तरीके के इशू हमको देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर एक खास जो पंचायत वगैरह ही वो है, वो क्या करने लगती है, कोर्ट का काम करने लगता है, जबकि उनके पास में लीगल राइट नहीं है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है सोसाइटी में, उनको टैकल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस तरीके का ये एक्ट लेके आए हैं यहाँ पर। तो जो एक्ट का नाम है वो है महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम सोशल बाइकॉट 2016। तो ये एक्ट यहाँ पर बनाया गया है, और इसके तहत क्या बात चल रही है कि 3 साल का उसको जेल होगी या फिर 1 लाख रुपए का फाइन हो गया, दोनों भी हो सकते हैं अगर इस तरीके की एक्टिविटी में कोई इंडल्ज पाया जाता है। इसके बाद में ये बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए अगर ये जिस तरीके का महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये गाइड कर सकता है दूसरे स्टेटों को भी, कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो इस तरीके की एक्टिविटी होती है उनको साइड में किया जाए, और दूसरी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसको फॉलो करके चल सकती है और अपना खुद का भी एक इस तरीके का लॉ बना सकती है। देखिए आर्टिकल, अगर हम कई सारे फंडामेंटल राइट्स हमको दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें जो कि जिक्र किया गया है, वह अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने वाली बात आती है। फिर अपॉर्चुनिटी की बात आती है, जिस तरीके से आर्टिकल 16 की बात की जाती है, तो वहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी में होनी चाहिए। और 15 के अंदर आता है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी को भी, किस किस के अंदर,
तो यहाँ पे कई सारे ग्राउंड दे रखे हैं, चलिए आप वो ग्राउंड नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर में दीजिएगा, ये कई बार आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर लगभग 5 ग्राउंड है जो इन्होंने दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के अंदर। तो किस किस पे हम किस किस ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर आता है। और आर्टिकल 14 के अंदर अगर हम लोग चले तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इस तरीके से राइट टू इक्वलिटी के ये सारे कुछ आर्टिकल है यहाँ पर। तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको सोसाइटी में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है अपने, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ग्राउंड लिखने हैं जो भी यहाँ पर 5 ग्राउंड दिए रखते हैं इस आर्टिकल के अंदर, ओके। तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी को सुधारने का एक स्टेप है, और दूसरी गवर्नमेंट को, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को भी इस तरीके के स्टेप लेने चाहिए जिससे कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर सोसाइटी में उसको टैकल कर सके आसानी से। जो नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पे स्पेन के बारे में दे रखा है, एक बार थोड़ा सा आप लोग मैप देखिए तो थोड़ा आप लोगों को ज्यादा बेटर क्लियर आइडिया होगा इसका एक्चुअल में है क्या। ये यहाँ पे पड़ता है, ये इसका छोटे वाला मैप है, यहाँ पे इंडिया पड़ गया, यहाँ पे इसको थोड़ा लोकेशन तो ये हो गई इसकी अगर देखा जाए, ये वाला पड़ता है यूरोप में। अब इसको थोड़ा जूम करके हम लोग देखेंगे तो आप लोगों के माइंड में ढंग से समझ में आएगी बातें। ये हो गया स्पेन, ठीक है ना, स्पेन हो गया यहाँ पर। तो स्पेन के किस वाले एरिया की बात कर रही है, तो ये वाले इस वाले एरिया की बात की जा रही है यहाँ पर। जो कंप्लीट आर्टिकल है वो इसके ऊपर है, ये एरिया है कैटालोनिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफरेंडम की बात चल रही है 1 अक्टूबर को, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो देखिए वहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उतना तो ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमको मैप का पता होना चाहिए और किस एरिया में क्या चल रहा है हमको वो आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर रेफरेंडम की बात चल रही है, ये अपना अलग स्टेटहुड चाहते हैं। ये किसका पार्ट है, ये स्पेन का पार्ट है, ठीक है ना। तो जो स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, और जो यूरो है यहाँ पर वो इसकी करेंसी है यूरो। देखिए मैंने जिस तरीके से बोला था, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, तो 19 जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, वैसे 28 कंट्री है, ठीक है। तो 28 कंट्री में से 19 कंट्री ऐसी है जो यूरो यूज करती है, यूरोपियन यूनियन की जो एक करेंसी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी आज की डेट में स्पेन भी ये यूरो को ही यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर इनकी करेंसी यूरो है। और इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर ये एरिया है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा यूके में भी एक एरिया था जिसके बारे में मैंने बोला था रेफरेंडम हो चुका है, फिर से रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। बताना, देखता हूँ आप रिवीजन कितना कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा रीजन था। मैंने अच्छे से मैप में समझाया था आप लोगों को, डिफरेंस कर करके पूरे जो चार पार्ट है उसके, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट जो था रेफरेंडम की बात कर रहा है। बार बार जब से यूके ने सोचा है कि वो कहां से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए, तो वहां पर रेफरेंडम की बात चल रही है, नॉर्थ वाला पोर्शन है। तो बताइएगा आप लोग कौन से पोर्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में। रिवीजन करना है, देखिए रिवीजन अगर नहीं करेंगे ना तो सब कुछ पढ़ाई बिल्कुल बेकार धरी की धरी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ाई का। क्यों? क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे और एग्जाम टाइम में सब कुछ भूल जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन करके चलना ही चलना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया अटलांटिक ओशन यहाँ पर, और ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। तो यहाँ पर ये बीच में ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो कनेक्टिंग लिंक हो गया एक तरीके से, फ्रांस हो गया ऊपर और नीचे हो गया स्पेन, ये यहाँ पे पोर्चुगल हो गया इधर। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। नीचे अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैप का पता होना चाहिए, और जो भी न्यूज में रहता है एरिया का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं हमेशा, तो मैक्सिमम क्या रहता है, अगर उसमें से आप 2 भी एक तरीके से एलिमिनेट करके ले जाते हो, तो एलिमिनेशन मेथड के बेस पे आप लोग 2 में से अगर कोई सा भी लगाओगे तो 50% चांसेस रहेंगे यहाँ पर आपके आंसर के सही होने के। तो इस तरीके से मैक्सिमम अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को, जैसे कोई न्यूज में आ रही है तो उसके बैकग्राउंड में नॉलेज लेने की कोशिश किया करो, उससे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में बात चल रही है। और देखिए 1 अक्टूबर अभी आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा किस तरीके से कंडीशन बनेगी यहाँ पर। तो काफी लंबा टाइम है, उससे पहले भी और कई सारी इस तरीके से न्यूज आर्टिकल में आते रहेंगे, तो फिर से आएंगे तो फिर से हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। ये जो नीचे वाला आर्टिकल है, यहाँ पे बात जो की जा रही है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से आप लोगों की समझ में आएगा। ये बात जो की जा रही है, ये एम बाला मुरली कृष्णन जी के बारे में बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके नाम पर एक कॉलेज स्टैब्लिश करने की बात की है। तो देखिए ये काफी फेमस पर्सनैलिटी थी, यहाँ पर आप लोग देख सके तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जिनमें इनको महारत हासिल थी, और ये अभी एक्सपायर हुए हैं 2016 में नवंबर में। तो इनके नाम पर एक कॉलेज स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है। तो कई बार क्या आ जाता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बजाने के लिए, मैच करने के लिए आ जाता है, एक साइड में पर्सन का नाम आ जाता है और दूसरी साइड में इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है। तो आप लोग इन 3 इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं जो कि इनसे कनेक्टेड है। और जो डिसीजन लिया गया है, ये इनकी 86th बर्थ एनिवर्सरी थी अभी 6 जुलाई को, लास्ट अभी इसी मंथ में, तो तब डिसीजन लिया गया। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट के आप लोग नाम याद रख सकते हैं, मारीडंगम, तन्नु मैया,
ये जो भी है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कई बार इस तरीके के वर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, वयोला और या फिर ये क्या है कंजीरिया, तो थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। इस तरीके से कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं जो इनका ये तीनों इंस्ट्रूमेंट ये काफी अच्छे से बजा लेते थे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड थे, इस तरीके की बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो कई बार न्यूज में जो पर्सन रहते हैं उनकी हिस्टोरिकल पर्सन स्पेसिफिक जो न्यूज आ जाती है, तो उसमें कई बार इस तरीके की न्यूज़ें आ जाती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। बाकी तो स्टेट के बारे में वही लिखा हुआ है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है, जो था मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ये वाला जो आर्टिकल अभी आप लोगों को पता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन बचे हुए हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो अभी हो गए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के अभी इलेक्शन बचे हुए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसमें 2 कैंडिडेट आमने सामने है। एक साइड में तो वेंकैया नायडू जी, इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, मिनिस्टर बीजेपी की गवर्नमेंट में है, क्या मतलब थे अब जो है, और दूसरी साइड में है कांग्रेस के। तो कांग्रेस में कौन है, गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं ये। तो ये जो है आप इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो काफी न्यूज में रहते हैं, इनके बारे में हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट है। सबसे बड़े जो आर्टिकल लिखने वाले वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो मतलब नॉर्मली कई तरीके की आइडियोलॉजी होती है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए एक तो एक साइड में तो हो गया पॉलिटिकल कैंडिडेट जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, दूसरी साइड में हो गया नॉन पॉलिटिकल कैंडिडेट, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो कांग्रेस इस तरीके कैंडिडेट को निकल के आई है। तो ये बोले हैं यहाँ पे आइडियोलॉजी भी क्लैश करेंगे एक तरीके से देखा जाए तो। आमने सामने जो कैंडिडेट है वो एक तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और दूसरे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। जो ये है महात्मा गांधी जी के पोते हैं, अगर इनको देखा जाए, ग्रैंड सन है महात्मा गांधी जी के, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसलिए भी ये थोड़ा सा न्यूज में है और इसलिए भी थोड़े फेमस है, और ऊपर से आईएएस ऑफिसर भी है ये, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं 2004 से 2009 तक के टाइम पीरियड में, ओके। तो कई सारी कनेक्टिविटी इनसे जुड़ी हुई है, मतलब काफी फेमस पर्सनैलिटी है, पर नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है ये, अगर देखा जाए तो। और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इनको चुना गया 2017 के इलेक्शन में जो अभी होने वाले हैं। और भी कई सारी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रह चुके हैं, जैसे कि कमिश्नर टू साउथ अफ्रीका और श्रीलंका भी ये रह चुके हैं। तो इस तरीके से काफी अच्छा इनको अनुभव है हर एक एरिया का। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। तो देखिए अभी इलेक्शन होंगे, उसके बाद में क्या बातें निकल के आती है तब देखते हैं। अभी तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, हमारे कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है जो अभी चुन के आए हैं, ठीक है ना, इनके बारे में बताइए, किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं जो अभी चुन के आए हैं हमारी कंट्री में। जो नीचे वाला आर्टिकल है ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर वैसे तो है तो स्टेट से रिलेटेड, पर यहाँ पर जो बात की गई है वो नर्स की बात की गई है। देखिए नर्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हॉस्पिटल में, जिस तरीके से देखा जाए तो उनकी जो सैलरी है बहुत ही एक तरीके से कम सैलरी रहती है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद में 20,000 पर मंथ की सैलरी उन्होंने फिक्स कराने की बात की है। तो राइटर जो है वो इसको थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखिए अगर इस तरीके से जबरदस्ती कोई सैलरी बढ़ाई जाती है तो हॉस्पिटल के पास में और भी कई सारे काम होते, और भी कई सारे उनके पास में आप बोल सकते हैं कि हथकंडे हैं इन चीजों को टैकल करने के लिए। वो क्या करेंगे, जितनी नर्सें हैं, जिस तरीके से आज दुनिया भर की नर्सें मिलती है, वो क्या करेंगे, उनको हायर कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। और भी कई सारी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए इस तरीके से अगर फोर्सेबल कोई चीज की जाती है तो कम से कम कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट किया जाए, तो तब बातें निकल के आती है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या आती है, देखिए कोई भी रूल और रेगुलेशन बना देते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने वाली बात आती है। जब इंप्लीमेंट करने वाली बात आती है तब उसको कोई देख रेख करता नहीं है। लॉ बनाने के लिए खूब संघर्ष किया जाता है, सड़कों पर उतर आते हैं लोग, जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी काफी दिनों से, तो काफी प्रोटेस्ट चलता रहता है। पर लेकिन फिर इंटरनल जो प्रॉब्लम चलती है, जो ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन निकल के आती है, उसको टैकल करना बहुत भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं देखने जा रहा है कि एक्चुअल में हॉस्पिटल में चल कौन रहा है, किस नर्स को कितना पेड दिया जा रहा है। तो वैसे ही इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है आज की डेट में सोसाइटी में। तो और ऊपर से क्या रहता है, अगर कितना भी छोटा छोटा कितना भी किसी को भी सैलरी दी जाती है थोड़ी बहुत, तो उसी में सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं निकल के यही आ रहा है कि एक प्रॉपर लाभ बनाया जाए और उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, देख रेख की जाए, तो तब जाकर बातें निकल के आएगी ढंग से। इसके पैरेलल में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी कराना चाहूं, तो हमने मैटरनिटी लीव वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। तो उस आर्टिकल में भी हमने कुछ इसी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। वहां पर क्या बात निकल के आ रही थी, वहां पर ये बात निकल के आ रही थी, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि इतनी सारी लीव होनी चाहिए, उनको बढ़ा के कर दी। मतलब बताइए कितनी लीव बढ़ाई थी वो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, याद आ रहा है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गवर्नमेंट ने वो वीक की जो लीव बढ़ा के की थी, मतलब जो लीव बढ़ाई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो गवर्नमेंट ने तो इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंसेस उसका जो हमारी सोसाइटी में महिलाएं उनको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको साथ में डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो आदमी है, पुरुष है, उनको काम देना स्टार्ट कर दिया जाएगा और महिलाओं को काम नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको पेड लीव देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। और मैक्सिमम जो दूसरी कंट्री के बारे में अगर हमने देखा, तो दूसरी कंट्री क्या करती थी, अगर जैसे पेड लीव की बात चल रही है तो उसमें गवर्नमेंट को भी कुछ पार्टिसिपेट करना होता है। कि मान लीजिए कंपनी दे रही है
वो 60% दे रही है, तो कम से कम 40% पार्टिसिपेट गवर्नमेंट को भी इसमें पेड लीव में देना चाहिए, तब कुछ फायदा है। अगर कंप्लीट पूरा उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कंपनी के ऊपर, तो कंपनी क्यों हायर करेगी ये बताओ? उनको तो नुकसान हो रहा है, तो उससे वो अपना हमेशा बचने की कोशिश करेगी, किसी भी फीमेल को हायर न किया जाए जिससे कि उनको नुकसान न उठाना पड़े कंपनी को। तो गवर्नमेंट को अपने ऊपर भी, कंधों पर भी कुछ बोझ लेके चलना चाहिए इस तरीके से, तभी जाके किसी भी जो पॉलिसी लेके आती है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वरना इस तरीके से, जिस तरीके के इनकी ये इंप्लीमेंट करने का तरीका है, ये सही नहीं है। तो ये आर्टिकल लिखने वाले बोल रहे हैं कहीं ना कहीं चारों तरफ से उनको देख के चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, ये वाला आर्टिकल तो काम का होता नहीं है। मंडे को पता है आप लोगों को एडिटर के पास में लेटर जाते हैं, ये बताते हैं किसने क्या क्या लेटर मुझे सेंड किए हैं। यहाँ पर डेटा और जर्नलिज्म की बात की गई, इस वाले आर्टिकल को अभी देखते हैं। और ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा इकोनॉमी से रिलेटेड है, काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा और माइंड में क्लैरिटी आएगी। तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर अभी आइए, ये काफी अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पर अजीत जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, और यूपीएससी में जो ये वाला अब की बार जो मैं आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इससे। तो इसी तरीके से आर्टिकल के बीच में से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बस ये है, आर्टिकल को अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ओके, तो अभी क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात चल रही है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को अगर मोटी मोटी भाषा में मैं बोलूं, उन्होंने आर्टिकल में भी इस बात को बताया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर एक आम भाषा में जो हमारी जनता समझती है, जो अलग अलग लैंग्वेज में यूज किया जाता है, तो महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब कितना रेट बढ़ गया है किसी भी प्रोडक्ट का हमारी मार्केट में। तो होता क्या है, जिस तरीके से ओनियन का प्राइस हम लोगों ने देखा, दाल का भी प्राइस देखा था। वैसे नॉर्मली बोला जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन उल्टा हो गया था, घर की दाल मुर्गी बराबर हो गई थी। इस तरीके की एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिली थी। डिमोनेटाइजेशन के हमने यही देखा था कि सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया था, 500 रुपए पैकेट हो गया था। इसी तरीके से ओनियन का देखने को मिलता है, और कई कई ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। तो मैक्सिमम जो चीजें होती हैं होर्डिंग की वजह से होती है, और भी कई सारी इनके रीजन है। तो अब यहीं पर आप लोगों को कंप्लीट आर्टिकल में इस तरीके से माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी ये एक्चुअली में होता क्या है। तो इन्फ्लेशन देखिए, एक टारगेट रखा जाता है इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में। तो नॉर्मली ये एक, पहले हमारी कंट्री टारगेट नहीं रखती थी, ये अभी लास्ट ईयर से डिसाइड किया गया है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया गया, उसके बेस पे इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया। तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा गया है वो हमारे यहाँ पे 2 से और 6 के बीच में रखा गया है, ठीक है। अब मैंने लास्ट आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, तो कई सारे स्टूडेंट फिर पूछते हैं कि सर ये इसको ऐसे ही क्यों रखा जाता है। तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट लगी, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए हमारा जो टारगेट है वो हमने रखा है 2 से 6 के बीच में, ठीक है ना। नॉर्मली अगर इसको बोला जाए तो 4 + -2, तो 4 + -2 में तो 2 से 6 की रेंज आ जाती है। तो आखिर 2 से 6 क्यों रखा जाता है इसको, यहाँ पर 0 क्यों नहीं हो गया और यहाँ पर और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए दोनों तरीके से 2 मुद्दे लेकर चलते हैं हम यहाँ पर। एक साइड में तो होता है कंज्यूमर, ठीक है ना, एक साइड में होता है कंज्यूमर, और एक साइड में होते हैं मतलब जो क्रिएट करते हैं, क्रिएटर होते हैं। मतलब एक साइड में आप लोग क्रिएटर ले लीजिए, मान लीजिए किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाया मार्केट में, किसी ने माचिस ही ले लीजिए, ठीक है ना, मैच बॉक्स ले लीजिए। और दूसरी साइड में कंज्यूमर जो उसको खरीदने वाले हैं। तो दूसरी साइड में हो गया बिस्किट ले लीजिए, दूसरी साइड में उसको हो गए खाने वाले, ठीक है ना। तो ये क्या होता है इस तरीके से, मान लीजिए ये मार्केट में प्रोडक्ट बनाया गया बिस्किट, तो ये कंपनी के द्वारा बनाया गया। कंपनी को एक बिस्किट का पैकेट मान लीजिए इन्होंने 10 रुपीज का ये मार्केट में इसको सेल करना है, ठीक है। और जो मार्केट में सेल करना है इसको 10 रुपीज का, पर लेकिन जब इसको सेल करने के लिए मार्केट में लेके जा रहे हैं तो ये ओनली इससे 8 रुपए इनको बच पाते हैं। तो क्या आपको लगता है ये इसी तरीके से जो इंडस्ट्री चल रही है बिस्किट की, ये इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद में बिस्किट बनाना बंद कर देंगे और अपना किसी और काम धंधे में लग जाएंगे जाकर। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है उसमें से, वैसे तो हमारे यहाँ पे वैसे ही बहुत कम है, तो और भी इंसान मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में घुसना बंद कर देगा। ओके, दूसरी साइड में क्या है, दूसरी साइड में कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या प्रॉब्लम है, कंज्यूमर के लिए ये प्रॉब्लम है कि 6 तक इसको रखा गया है। मान लीजिए अब 10 रुपए का ये बिस्किट है, तो 10 रुपए की जगह अगर मान लीजिए कल को 100 रुपए का मार्केट में बेचा जा रहा है, तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, कंज्यूमर के लिए सही है, कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, तो तब भी नुकसान रहेगा, और वैसे इतना महंगा हो जाएगा तो इनकी जेब कटने लगेगी यहाँ पर। तो इसीलिए जो प्राइस रखा जाता है उसको एक एस्टेब्लिश प्राइस रखने की कोशिश की जाती है। मतलब इधर इतनी रेंज इसलिए रखी जाती है कि जो बनाने वाला है उसको भी प्रॉफिट हो जाए और जो खाने वाला है उसको भी प्रॉफिट रहे। मतलब बनाने वाले की भी जेब पे नुकसान ना पड़े और खाने वाले की भी ना पड़े। तो इस तरीके की एक इक्विलिब्रियम आप लोग कह सकते हैं, एक स्टेबिलिटी मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है हमेशा, जिसकी वजह से एक अच्छी मार्केट चलाने की बात चलती है। और ये होती किसके ऊपर है, ये होती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जिस तरीके से डिमांड रहेगी उसी तरीके से सप्लाई फिर की जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम की जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कभी भी अगर मार्केट में एक स्टेबिलिटी लेने की बात आती है।
तो इन्फ्लेशन ये यहाँ पे टारगेट इसीलिए किया जाता है, इसलिए कि इन्फ्लेशन को कि दोनों साइड है, जो बनाने वाला भी है और जो खाने वाला भी है, दोनों को फायदा होता रहे। पर लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इन्फ्लेशन इतना नीचे पहुंच गया है, 1.5 पहुंच गया, जो हमारा टारगेट है वो 2 है। तो इस तरीके से 2 डिकेड का लो इन्फ्लेशन पहुंच गया है। वैसे हम लोगों ने कई सारी प्रॉब्लम देखा है, कई सारी प्रॉब्लम क्या देखी है, थोड़ा सा एक दूसरा एरिया और मैं टच करने जा रहा हूं यहाँ पर। ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी है, मतलब बैंक से जो है पैसे लेते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो उसको कहीं पे जाकर उसको मतलब यूज करते हैं उसका, पर यूज करने पे क्या होता है, आज की डेट में क्या हो रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो जितना ये लोन लेते हैं तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट भी पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आती है, यहाँ से पैसा जा तो रहा है पर रिटर्न नहीं आ रहा है, ठीक है, मार्केट में उसका कोई प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर अलग प्रॉब्लम निकल के आती है यहाँ से एनपीए की, जिसको बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये फिर ये भी बढ़ने लगता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी फिर जितना मार्केट में बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो भी लोन लेने से कतराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यार प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर ये 2% से नीचे चला जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे यहाँ पे वैसे ही कम है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और भी कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको मेंटेन रखने की बात आती है, कहीं ना कहीं इसको मेंटेन रखना है। और देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे ही बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो बिस्किट इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल लिया है, और मान लीजिए कल को इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है वो बंद कर दी, तो बहुत से आदमी यहाँ पर जॉब भी करते होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर जॉब भी कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक ये साइकिल का एक तरीके से साइक्लिक ये इंपैक्ट डालता है पूरी इकोनॉमी पे। ऐसा नहीं है कि बिस्किट बंद हो जाएगा तो आप लोगों को चाय के साथ में बिस्किट खाने को नहीं मिलेंगे बस, ठीक है। जॉब भी बहुत से इंसानों की जॉब जाएगी। रॉ मटेरियल यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो भी किसानों से ही निकल के आता है, आटा वगैरह जो यूज करते हैं, तो उसको भी खरीदना बंद कर देंगे तो किसानों पर भी इंपैक्ट पड़ेगा डायरेक्ट वे में। तो पूरी साइकिल चलती है, तो पूरी इकोनॉमी में एक बैलेंस बनाकर चलना होता है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पर अगर इंडिया के बारे में बात की जाए, तो इंडिया की बड़ाई भी कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन को इंडिया कंट्रोल करके रखती है। और अगर इसके कंपेयर में जो दूसरी डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ में कंपेयर किया जाए तो इंडिया का इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है वो काफी अच्छा निकल के आता है। अगर दूसरी कंट्री के उसमें देखा जाए, हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है जब उस टाइम पे क्या होता है। अगर लैटिन अमेरिका की कंट्री देख लीजिए, लैटिन अमेरिका की बात की जाती है तो लैटिन अमेरिका में भी कई सारी कंट्री है। लैटिन अमेरिका के नाम पे आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, साउथ अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा वेनेजुला में अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिस तरीके से हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो वहां पर जो करेंसी है वो लगभग 700 के करीब वहां पर इन्फ्लेशन पहुंच गया था। तो इस तरीके की सिचुएशन पहुंच गई। देखिए हम जो टारगेट करने की बात कर रहे हैं 2 से 6% के बीच में, यहाँ से 700-700% पहुंच गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक एक कमोडिटी का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया होगा। तो ये बात इसीलिए निकल के आती है। तो हम तो फिर भी इजराइल जैसी कंट्री में भी हाइपर इन्फ्लेशन पहुंच गया था, तो हमारी कंट्री में कभी इस तरह की कंडीशन देखने को नहीं मिली है। तो हम फिर भी बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को कंट्रोल करके चलते हैं। तो ये यहाँ पर बढ़ाई की जा रही है, पर लेकिन आगे चल के फिर थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं ये, ओके। तो आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए कंट्रोलिंग मॉनेटरी, जैसे मनी सप्लाई की बात आती है तो मनी सप्लाई कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है। आरबीआई के हाथ में टूल दिए हुए हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, ये आप लोगों ने सारे रेट पढ़े होंगे, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है और किस तरीके से मार्केट में मनी ज्यादा लेके आनी है। तो देखिए जैसे अगर इंटरेस्ट रेट ये क्या करते हैं, मान लीजिए से रेट कम रेट पे इन्होंने ब्याज देना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट में मनी ज्यादा आ जाएगी, तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आ जाएगी, लिक्विड ज्यादा आएगा, मतलब पानी ज्यादा रहेगा, इनडायरेक्ट वे में मनी ज्यादा रहेगी, आराम से मनी अवेलेबल होगी। तो मनी अवेलेबल होगी तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल क्या आता है, इन्फ्लेशन के साथ में कनेक्शन हो जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किस तरीके से ये चीजें बढ़ती हैं और किस तरीके से घटती हैं। यहाँ पर फोकस दीजिए हल्का सा। जैसे मान लीजिए हर एक इंसान के पास में मार्केट में पैसे है, जैसे 7th पे कमीशन आने वाला है, आज 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, फार्मर का लोन माफ किया जा रहा है, ये अभी आर्टिकल में आगे भी देखने को मिलेगा। तो किसानों के पास में, हर एक इंसान के पास में पैसे ज्यादा आएंगे, 7th पे कमीशन की बात की जा रही है तो मनी बढ़ के आएगी। तो इस तरीके से हमारे हाथ में पैसे आ गए, मार्केट में लिक्विडिटी आ गई। पर लेकिन मार्केट में क्या है, कोई प्रोडक्ट हम लोगों को खरीदना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट खरीदने की बात चल रही है। तो जैसे दाल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो दाल जो है, मान लीजिए पहले जो आदमी है वो दाल खाकर काम नहीं चलाता, अपना जो खाना खा रहा था वो प्याज के साथ में खाना खाता था, मतलब रोटी था, रोटी प्याज के साथ में अपना गुड़ और प्याज के साथ में रोटी खा के अपना काम चला रहा था। पर लेकिन आज की डेट में क्या है, मनी आ गई हाथ में, तो क्या करेगा, दाल खाना स्टार्ट करेगा अच्छे लेवल की, इसके साथ में एग भी खाना स्टार्ट कर सकता है प्रोटीन लेने के लिए, दूध वगैरह फल फ्रूट से खाना स्टार्ट कर सकता है। तो मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही मार्केट में लोगों के पास में हाथ में मनी आई तो डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ती है। अगर इनके पास में मनी नहीं होगी तो क्या करेंगे, गुड़ और रोटी खा के काम चलाते रहेंगे अपना। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक एग्जांपल था, एक जनरल एग्जांपल, जिससे आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सके इसको। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई इंपैक्टेड होती है। तो ये कई सारी एक्टिविटी होती है जो आरबीआई को टैकल करके चलनी पड़ती है जब इसकी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं।
तो ये आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात की जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया था डायरेक्ट निकल के, यहाँ पर आंसर भी दे रखा है। यूपीएससी में प्रीलिम्स 2017 की ही बात कर रहा हूँ, 6 मेंबर की होती है, वहां पे 12 मेंबर बोल रखा था, और जिसको चेयर करता है फाइनेंस मिनिस्टर बोल रखा था, तो चेयर कौन करता है, इसको गवर्नर करता है। तो 2016 से ही हमने इंप्लीमेंट किया। अभी क्या बात की गई है यहाँ पर, ये बात क्या की गई है, ये की गई है कि देखिए पहले मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता था गवर्नर, पर आज की डेट में एक कमेटी सेट कर दी गई है। कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 तो होते हैं आरबीआई के मेंबर और 3 होते हैं गवर्नर, 3 तो होते हैं आरबीआई के मेंबर और 3 होते हैं गवर्नमेंट के। यहाँ पर गवर्नर जो रहते हैं इसको क्या करते हैं, वो इसको चेयर करते हैं। तो इनको टारगेट दिया गया 2 से 6 के बीच में आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो ये इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करके चलना है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी गठन की गई। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को पहले जो थे इसको मल्टीपल पर्पज दे रखे थे कि आप लोगों को मल्टीपल ऑब्जेक्टिव दे रखे थे, किस तरीके से ग्रोथ को आपको देखना है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो सोसाइटी में उसको देखना है, और किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी बना के रखनी है। तो कई सारी बातें इनको दे रखी थी कि प्राइस की स्टेबिलिटी किस तरीके से रखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, ग्रोथ को कंट्रोल करना है। पर लेकिन आज की डेट में इनको बस फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आपको ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन जो 2 से 6 के बीच में आपको इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करके चलना है, यहीं के बीच में। तो ये इसके हाथ में वो दे दिया है, और इसके हाथ में क्या है, यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट के टूल है जिससे इसको कंट्रोल करके चलते हैं। तो ये इसको कंट्रोल भी करना है इसको इस तरीके से। तो बात वही निकल के आती है घूम फिर के, कैसे आपको इसको कंट्रोल करना है। तो ये बात बोली गई है उनको, ये आपके हाथ में टूल है कि आपको इसको कंट्रोल करना है। पर लेकिन जो कंट्रोल करने वाली बात दे रखी है, जो 2 और जो प्लस माइनस 2 की बात करिए 4 के बीच में, तो लेकिन क्या दिख रहा है, 3 कंसेक्यूटिव अगर क्वार्टर देखा जाए तो ये इसको उसके जो बैंड दे रखा है इन्होंने 2 से और 6 के बीच में, उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और जो आने वाले अभी 2 वीक में अभी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो उस पर सबकी आंखें हैं कि किस तरीके से आरबीआई इसको टैकल करके चलता है अपनी नेक्स्ट कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में। ओके, तो यही बात बोली जा रही है कि देखिए अभी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अभी जितना नीचे जा चुका है, अगर ये और भी नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी फिर और भी ज्यादा। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल में कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो हाई इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। हाई इंटरेस्ट रेट इन्होंने ऊपर रख रखा है बहुत ज्यादा है, और अगर दूसरी कंट्री में देखा जाए डेवलपिंग कंट्री में, तो वहां पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। और कई कंट्री का बात दिया, स्वीडन की, स्विट्जरलैंड की, जापान की, तो इन कंट्री में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये है भैया बस पैसे लेके चले जाओ आप लोग, उसमें रखो ही मत। ऐसा भी देखने को मिलता है जिस तरीके से आप लोग अगर बैंक में पैसा रख रहे हैं जाके, तो वहां पे क्या होता है, आप लोगों को वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। पर लेकिन इन कंट्री में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बैंक में पैसा रखने पे आप लोगों को बैंक वालों को पैसा देना पड़ेगा कि हमारा पैसा रख लो। तो इसको नेगेटिव में बोलते हैं कि नेगेटिव में चीजें पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए लोअर इंटरेस्ट रेट जीडीपी को तो बढ़ाता है, पर लेकिन आरबीआई भी कई सारी बातें देख के चल रहा था। आरबीआई के इजी नहीं है डिसाइड करना, क्यों, क्योंकि देखिए 1 जुलाई से हमारे यहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये। तो इसमें क्या किया गया है, इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई से। तो बहुत बड़ा एक लार्ज टैक्स रिफॉर्म है। तो ये किस तरीके से इंपैक्ट डालेगा, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मर का लोन माफ कर दे रही है। तो ये भी जब फार्मरों का लोन माफ किया जाएगा तो उनके हाथ में पैसा होगा, तो डिमांड बढ़ेगी, तो उसको भी टैकल करके चलना है। देखिए हजारों करोड़ों में होता है ये, तो इसलिए छोटी मोटी मनी नहीं है। इसी तरीके से 7th पे कमीशन, तो लाखों, जितने पता नहीं हजारों लाखों जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, उनके हाथ में अब बढ़ के पैसा आएगा, तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। और कमोडिटी मार्केट में अगर प्राइस देखी जाए तो वो भी इंपैक्ट डालती है डायरेक्ट। पेट्रोल के प्राइस घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या फिर जो मेटल्स वगैरह है, फूड के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो भी वर्ल्ड लेवल पर देखने को चलता है। तो ये 4 फैक्टर इन्होंने दिए हैं, जिसके बेस पर अगर आप लोग देखा जाए तो आरबीआई के हाथ में एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है कि वो उसको किस तरीके से डिसाइड किया जाए। तो आरबीआई को भी बहुत सारी डायमेंशन देख के चलनी पड़ती है। एक यहाँ पे डायमेंशन इन्होंने नहीं दिया, वो है मानसून की। हमारी कंट्री में किस तरीके से, देखिए हमारे यहाँ पे 60 से 70% अगर देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर एग्रीकल्चर हमारी एग्रीकल्चर देखा जाए तो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो मानसून के ऊपर है। इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी खासी अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये हमारी दोनों चीजों को भी प्रॉपर वे में टैकल करके देखा जाए तो वो भी हमारी काफी हद तक इन्फ्लेशन को घटाने और बढ़ाने में सहायक होती है। तो मानसून तो हालांकि अब की बार अच्छा आने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देती है। तो किस तरीके से पॉलिसी डिसाइड करने की बात आती है, वो सारी बातें माइंड में रखकर ही ये चीजें की जाती है। यूएस का पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है ऑल ओवर वर्ल्ड पे। अगर उसका पॉलिसी रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये भी हमने कुछ आर्टिकलों में डिस्कस किया था। तो ये भी किस तरीके से डॉलर की वैल्यू घट रही है। तो बहुत सारी डायरेक्शन ऐसी होती है जिसमें सोचना पड़ता है। तो आसान नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी रेट आराम से डिसाइड कर पाए, और खासकर इस तरह की कंडीशन में जब जीएसटी जैसा एक लार्ज टैक्स रिफॉर्म हमने इंप्लीमेंट किया है। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए इन्फ्लेशन को अगर नॉर्मल जनता के हिसाब से देखा जाए तो वो देखते हैं कि प्राइस बढ़ गया है। सीधा सीधा क्या आता है कि महंगाई की बात करते हैं वो। तो नॉर्मल जनता तो महंगाई देखती है, पर लेकिन आरबीआई किस तरीके से उसको टैकल करता है,
गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है कि हमको जनता को, देखिए आरबीआई के हाथ में इन्होंने दे तो दिया है, पर लेकिन अगर कल को वोटिंग की बात आती है तो आरबीआई को कहीं से वोट नहीं लेनी है, जाके जनता से वोट किसको लेनी है, गवर्नमेंट को लेनी है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वो भी देख के चलना पड़ता है कि यार इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में हमको वोट नहीं मिलेगी। तो कई सारी एक्टिविटी होती है जिन पर फोकस देके चला जाता है। ओके, जो नेक्स्ट ये आर्टिकल है, यहाँ पर जर्नलिज्म की बात की गई है और डेटा विजुअलाइजेशन की बात की गई है। देखिए आज की डेट में अगर जर्नलिस्ट जो होते हैं, देखा जाए आप लोगों ने न्यूज भी कोई भी देखते हैं, किसी तरीके की कहानी न्यूज़पेपर में सुनते हैं या फिर फेसबुक पर कहीं भी देख लेते हैं, तो अगर जर्नलिज्म की बात आती है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या बात निकल के आती है, वो डेटा की बात आती है। एक टाइम था, आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा, क्या बोला जाता था कि मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आप लोग 10 जोक सुना रहे हैं, तो 10 जोक के बदले एक शायरी कह दो तो वो अच्छी मानी जाती थी। इसी तरीके से बहुत लंबी आप कहानी लिख रहे हैं, तो वहां पर एक पिक्चर दिखा दो तो वो काफी अच्छी मानी जाती थी, ठीक है, पिक्चर के हिसाब से समझा दो। पर लेकिन आज की डेट में डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर जिस तरीके से हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था, बिग डेटा की बात की जाती है। बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा ये होता है, आप लोग सर्चिंग करते हैं इधर उधर, आप लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, अपने मोबाइल फोन से आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने ट्रू कॉलर आप लोग अपने मोबाइल में एक्टिवेट करके रखते हैं। तो ट्रू कॉलर ये एक ऐसी चीजें हैं, और ये बिग डेटा, आप लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अमेजन पे कुछ सर्च किया, तो वो आपको क्या करने लगेगा, कुछ दिनों अगले ही दिन से क्या करने लगेगा, वो आपको सर्चिंग में आप लोगों को आगे ऊपर दिखाने लगेगा। कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं तो आप लोगों को रिकमेंडेशन में आने लगेगा, ठीक है। तो ये बिग डेटा का कमाल है। ट्रू कॉलर का क्या काम होता है? ट्रू कॉलर भी इसी तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए आपने इंस्टॉल किया ट्रू कॉलर, तो आपने तो इंस्टॉल किया है, तो आपका नंबर तो ये आपके कॉन्टैक्ट में वहां पे 100 या 200 या 300 400 1000 नंबर मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में सेव है, तो ट्रू कॉलर क्या करता है, वो भी उठा लेता है वहां से। तो अगर मान लीजिए कल को आपके मोबाइल में किसका नंबर सेव है, मान लीजिए मेरा नंबर सेव है आपके मोबाइल में, ठीक है, भले ही मैंने कभी ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं किया है, तो क्या होगा, तो मेरा नाम भी कम से कम, अगर कोई भी किसी को कॉल कर रहा हूं तो मेरा भी वहां पे नाम आ जाएगा। वहां पे कल को अगर किसी के पास मैं कॉल कर रहा हूं कि इस नाम से, इस इंसान के नाम से यहाँ पर कॉल आ रही है, तो एक ट्रू कॉलर का काम भी बिग डेटा का काम आता है, ये भी कहीं ना कहीं निकल के, ठीक है ना। तो तीन बातें ये बोली है, तो डेटा सोर्सिंग बोलते हैं इस तरीके से इसको, ठीक है। तो तीन बातें बोली है, एक तो डेटा सोर्सिंग, दूसरा बोलते हैं एनालाइज करना डेटा को, किस तरीके से मार्केट में डेटा है उसको उठाना है, ठीक है ना, और तीसरा करता है उसको विजुअलाइज कर देना। तो तीन बात बोलिए, विजुअलाइज मतलब उसको पिक्चर की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, तो किस तरीके से उसको विजुअलाइज करें। तो आज की डेट में डेटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अगर मार्केट में देखा जाए तो, कस्टमर को लुभाने के लिए, ठीक है ना। तो जर्नलिज्म भी आज की डेट में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जो पहले बस बातें लिख देते थे, बड़े बड़े आर्टिकल बस ब्लैक एंड व्हाइट में, और उसको पढ़ते रहो, कुछ समझ में नहीं आता था, तो उससे दूसरी डायरेक्शन में आज की डेट में टर्न होती जा रही है। आज की डेट में जो हमारी जर्नलिज्म वाली सोसाइटी भी है, तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये आप लोग इसीलिए बोला जाता है। देखिए एक कुछ दिनों पहले मैंने वाईफाई वाला एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि वाईफाई अगर हमको मार्केट में कहीं पे फ्री मिल जाता है तो हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जीमेल वगैरह ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप लोग न किया कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि ओपन वो नेटवर्क है, तो वहां पर हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कभी भी इसको यूज न करें। वहां पे आप लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं, जैसे वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, कोई भी नॉर्मली आप कुछ को सर्च करना है, किसी एरिया को सर्च कर सकते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग वहां पे कर सकते हैं। पर लेकिन अपने खुद के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहां पे ओपन न करें। जो ओपन वाईफाई होता है वो अपना सिक्योर वाईफाई में, अपने मोबाइल में डेटा उससे ही यूज करें, ओपन वाईफाई में उसको यूज न करें, ठीक है। ये सजेशन खुद भी आप लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और आसपास में अपने छोटे भाई बहन या फिर कोई भी दोस्त हो उसको भी बताना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी आप लोगों को कोई भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, ये न्यूज एनालिसिस की बात हो गई। यहाँ पे देखिए केरला में देखने के लिए, केरला में देखा जा रहा है कि 6 केरला मैन जो है वो आईएसआई जो एक्टिविटी चल रही है वहां पे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए हमारी सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव इस तरीके के टर्म्स देखने को मिलती है। अगर हमारी सोसाइटी का कोई इंसान जाकर केरला में इस तरीके से आईएसआई के साथ में पार्टिसिपेट करके काम कर रहा है, तो देखिए सामने तो आई जाती है इंफॉर्मेशन निकल निकल के। तो वही आगे देखिए सही नहीं है, जो भी है, क्या बोलूं इसके बारे में। ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि एक तो प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि हमारी महिला टीम जो है वो इस तक पहुंची, वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि हार गए इंग्लैंड से, वो एक अलग बात है, पर लेकिन हमको सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। देखिए हार जीत होती रहती है, पर सबसे बड़ी बात है कि एक हमारी जैसी सोसाइटी में जहां पे महिलाओं को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, वहां पे ये कैसे कैसे बैकग्राउंड से निकल के आई है और वहां तक पहुंच पाई है, ठीक है। दोनों की सोसाइटी कंप्लीटली डिफरेंट है, अगर यूके की देखी जाए और हमारी सोसाइटी देखा जाए। अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए ये यहाँ तक पहुंच रही है, तो ये फाइनल से कम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच के जो हार गई है वो अलग बात है, पर लेकिन हमको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तक कम से कम पहुंचे तो आगे और मोटिवेट रहेंगे, आगे अच्छे से काम करेंगे। ओके, तो ये याद रखना है कि हमको हराया गया है, किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा हराया गया है वर्ल्ड कप फाइनल में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार।
देखिए प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर ऑर्डिनेंस के बारे में बात करें कि ऑर्डिनेंस जो होना चाहिए जिसको अध्यादेश बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, वो लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कोई भी अगर हम बिल लेके जा रहे हैं लोकसभा से राज्यसभा से होते हैं, प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो क्या आता है, तब वो एक्ट बनता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, कोई भी एक्ट बनाया जाता है। पर लेकिन ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या कर देता है, वो इन दोनों जो ये दो है, जो दो स्टेप है इनको खत्म कर देता है। मतलब डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट साइन करते हैं उस पर और वो इंप्लीमेंट हो जाता है। इसकी पावर भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे कि यहाँ पर लॉ की होती है, पर लेकिन मिनिमम ये कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है। अच्छा मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है ऑर्डिनेंस की, ये बताइए आप लोग, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है किसी भी ऑर्डिनेंस की? ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो क्या किया जाता है, ये ऑर्डिनेंस का रूट जो भी गवर्नमेंट लेती है, देखिए हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे जो भेजे जाते हैं लोकसभा में, अगर उनके तहत कोई भी लॉ नहीं बना जा रहा है और लॉ को बाईपास करके उसको पार्लियामेंट को बाईपास करके कोई लॉ बनाया जा रहा है ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे एक धब्बा निकल के आता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे यहाँ पे किस तरीके की डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब हम यहाँ अपने चुने हुए नुमाइंदे भेजते हैं और उनको बोला जाता है कि आपको वहां पे गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है, वो आपको वहां पे लॉ बनाने हैं जाकर। पर लेकिन अगर वो लॉ नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमने चुन के जिनको भेजा है वहां पर, तो उसका कोई पर्पज नहीं रह गया, क्योंकि रूट ले रहे हैं ऑर्डिनेंस का। तो प्रणब मुखर्जी जी जो अभी उनका फेयरवेल चल रहा है, यहाँ पर नए प्रेसिडेंट हमारे आ गए हैं, तो अभी इनका जाने का नंबर आ गया है। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ भी करो पर लेकिन ये ऑर्डिनेंस को अपना लास्ट रिजोर्ट रखो और उसको एक तरीके से इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करो। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो काफी अच्छा ये स्पीच देके गए अपना इस पे। तो देखिए ये कम से कम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमें तो पार्लियामेंट की ग्रीन मैप बना के रखनी पड़ेगी। कई बार पार्लियामेंट के ऊपर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो आप लोगों को याद रखना है प्रेसिडेंट भी एक ऑफिस की तरीके से यूज होता है, एक पर्सन नहीं है, प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, ठीक है पूरा। तो वहां पे इस तरीके से हो जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और ये हो गए प्रेसिडेंट, तो इस तरीके से तीन पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर बेंगलुरु डिक्लेरेशन की बात चल रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एससी और एसटी का जो कोटा है जुडिशरी में उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। और एससी एसटी नहीं, दूसरी और भी जो कम्युनिटी है। तो बात क्या हो रही है, बेंगलुरु डिक्लेरेशन इसका नाम दिया गया है। ये हो रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट की जा रही है, कहां पर, बेंगलुरु में। तो आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसीजन निकल के आ रहा है, तो यही निकल के आ रहा है कि किस तरीके से जो दूसरी कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करना है, एजुकेशनली, इंस्टीट्यूशनली उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दलित है, जो दलित वर्ड जो यहाँ पर यूज किया जाता है बैकवर्ड क्लास के लिए यूज किया जाता है, तो कन्नड़ में उसको ये यहाँ पर बोला जाता है अहिंदा, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी कई बार इस तरीके के बोल दिए जाते हैं, खासकर जो डिक्लेरेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इनको आप लोग याद रख सकते हैं। तो 6 ब्रॉड कैटेगरी यहाँ पर बोली गई है, किस तरीके से सेफ गार्ड करना है, पिलकार स्ट्रेंथ करना है उनको, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इनहेंसमेंट करना है ह्यूमन डेवलपमेंट में, इनहेंस करना है रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो रेस्पॉन्सिव कितनी है गवर्नमेंट, प्रमोशन करना है सोशल सिक्योरिटी। तो ये 6 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि इन पे फोकस देके चलना है जो हमारी बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये था, काफी आप लोग उसको याद रखना है, बेंगलुरु डिक्लेरेशन इसको बोला जा रहा है। देखिए ये है व्हाइट एलिफेंट बोला जा रहा है इसको, वैगिलिको। ये क्या है, ये एक सबमरीन है, ठीक है ना, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे बना तो दिए जाते हैं बड़े बड़े जहाज या कुछ भी रहते हैं, पर जब उनको डीकमीशन कर दिया जाता है, जब उनको रिटायर कर दिया जाता है, तो फिर उनका कुछ नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं पता है किस तरीके से उनका यूज करना है। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, व्हाइट एलिफेंट बोला जा रहा है कि किसी को अगर मतलब देख रेख करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो उस तरीके से। तो म्यूजियम बनाने की बात चल रही थी, तो उसमें तो फेल हो गए। तो इसका नाम याद रखना है आप लोगों को, चेन्नई के पोर्ट पर खड़ी हुई है ये। तो जो इसको कमीशन किया गया था वो अगस्त 1974 में किया गया था, और डीकमीशन इसको किया गया 2016 में दिसंबर में। तो आज की डेट में पड़ी हुई है, ऐसी बेकार पड़ी हुई है, तो किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के वर्ड कई बार आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके के डेटा कई बार काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा अवेलेबिलिटी, यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबिलिटी की बात की गई है। तो अगर देखा जाए तो पर 1000 पीपल पे अगर देखा जाए तो 4 लगभग जर्मनी में है, 2014 की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब तो इनके बढ़ चुके होंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 3 आते हैं, ये रशिया की बात की जाए तो 3, फ्रांस की 3, रशिया और यूएसए की 2, जापान की 2, ब्राजील की 1, चाइना की 1 से भी ऊपर है, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। अगर इंडिया की बात की जाए तो 0.629 इतने डॉक्टर आते हैं। ये 2017 की बात की जा रही है। तो देखिए डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी में कहाँ पे हम पड़े हुए हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया है, अपना
नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आए जिसमें हमने बढ़ा दिया 2.5 कर दिया है जो हमारा जीडीपी का खर्चा है उसके हेल्थ के ऊपर। पर लेकिन डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो उसी के बारे में डेटा दे रखा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम सबसे नीचे आ रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिक कंट्री में भी और नॉर्मल कंट्री में भी हमारी पोजिशन है काफी नीचे है। तो हेल्थ के ऊपर हम इतना फोकस देकर नहीं चल पा रहे हैं। ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की फिर से जिक्र आ रहा है यहाँ पे पेज 13 पर है। यहाँ पर इनको जो बोला गया है कि देखिए आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी डिसाइड करना है मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, वहां पर जो मीटिंग होगी तो जो मीटिंग होगी वहां पर आप लोगों को साइलेंट रहना है। एक तरीके से जब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर दी जाती है, जिस तरीके से हम लोग बजट बनाते हैं ना, तो बजट बनाने के लिए एक महीने के लिए, लगभग एक महीने का 10-15 दिनों के लिए बोलूंगा, तो वहां पर बजट को जब उसको एक तरीके से आप लोग बोलते हैं ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट तो हलवा सेरेमनी होने के बाद में सब अंदर चले जाते हैं तो उसमें एक बिल्डिंग में, तो वहां से फिर निकल के नहीं आते जब तक कि बजट प्रस्तुत ना किया जाए। तो इसी तरीके का एक सिक्योरिटी बनाने की बात चल रही है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तो पर मॉनेटरी पॉलिसी जितनी भी मेंबर है, हर एक मेंबर को 1.5 लाख रुपए दिया जाता है पर मीटिंग, एक मीटिंग जो होती है। तो उसको हैंडल करके चलना है और इनको अपनी असेट्स भी बोल रहे हैं कि इनको डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो वही सारी बातें आ रही है, सीधा सीधा बात यही आ रही है कि किसी न किसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को सीक्रेसी में रखना है, वो मार्केट में सामने पहले ही ना आ जाए, और अपना जो प्रोसीजर है उनको वो भी एक सिक्योर वे में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा था मैंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिलेटेड, तो ये आर्टिकल 19 में आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक्सप्रेशन से रिलेटेड। देखिए आप लोग आंसर दीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके और पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, और चीजें शेयर भी कर दिया कीजिए जिससे कि लोगों को भी, दूसरों को भी फायदा हो जाए। अपने आसपास सफाई रखिए और पानी सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।